हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स में से ही 8 MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हम लोग 8 MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो है, आज की वीडियो, यहाँ पर हम लोग 10 और 11 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनमें से ही जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वहाँ से 8 MCQs को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अब हम इन 8 MCQs के अलावा, ये 8 MCQs तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, प्लस यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है, इन करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट होंगे, ठीक है, स्टैटिक जो पॉइंट हैं, जो हमारे सिलेबस का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब भी हम लोग डिस्कस करते हुए यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, यानी कि पूरा ये हमारा प्री का बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो आप लोग इस जो हमारी सीरीज़ है इसको ज़रूर फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स से हैं उनसे भी फॉलो ज़रूर करवाएं और सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इन इंडियाज़ हिस्ट्री आर टू विन 3 स्ट्रेट टर्म्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के चुनाव को जीतने वाले बने हैं। अभी आपको पता है कि हमारी जो 18वीं लोकसभा है उसके चुनाव हुए हैं, है ना, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री फिर से चुन लिए गए हैं। तो देखो, ये तो हम सबको पता होगा कि जो PM मोदी जी हैं वो तीसरी बार, है ना, तीसरी बार चुने गए हैं। लेकिन क्या हमें ये पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा और कौन ऐसे थे जो कि लगातार तीसरी बार चुने गए हैं? देखो, 3 बार तो और लोग भी चुने गए हैं, लेकिन लगातार तीसरी बार चुनने वाली यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू या नरेंद्र मोदी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। थर्ड है इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, या मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पूछा है कि लगातार तीसरी बार। ठीक है, तो लगातार तीसरी बार में क्या आएगा? ये आएगा जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी तो जो थे वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस इंडिया के, आपको पता है। तो वो 1947 से लेकर 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1947 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री बने थे। ये लगातार तीसरी बार होते, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भी 2014, ठीक है, 2019 और अब 2024 यहाँ पर लगातार तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लगातार वाली बात है कि लगातार का ऑप्शन अगर आएगा तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग आंसर में टिक करेंगे। लेकिन अगर इंदिरा गांधी आएगा, ठीक है ना, तो क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो भी 3 बार बनी थी लेकिन लगातार नहीं बनी थी, तो हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो है वो लगातार तीसरी बार नहीं बनी थी। हाँ, ये है कि वो 3 बार ज़रूर बनी थी। तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि अभी हमारा नया इनिशिएटिव है कि यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वही इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वेटरन स्पेनिश प्लेयर कार्लोस अल्काराज हैज़ वन द टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024 मेंस सिंगल्स का, है ना। द दिग्गज स्पेनिश खिलाड़ी, क्या नाम है उनका? कार्लोस अल्काराज हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 के जो पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है। तो ये हमें याद रखना है कि इनका नाम है कार्लोस अल्काराज है। फ्रेंच ओपन का जीता है, 2024 का जीता है, और पुरुष एकल का जीता है, यानी कि मेंस सिंगल का जीता है। ठीक है ना, फ्रेंच ओपन जीता है 2024 का और मेंस सिंगल जीता है। तो ये हमें याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे चैनल पर कई सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं। तो एक तो यही है जो हमें अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ GS MCQs की, जहाँ पर हम लोग 8 MCQs करंट अफेयर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी पॉलिटी MCQs की, यहाँ पर हमने कई पॉलिटी MCQs की वीडियोस आप लोगों के लिए पहले से ही बना रखी हैं, तो आप उन्हें जाइए और उनसे अपना प्रैक्टिस भी कीजिए और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। अच्छा, अगली है हमारी NCERT की। NCERT में हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक है हमारी NCERT डिटेल्ड एनालिसिस की और दूसरी हमारी NCERT MCQs की। तो डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोग फुल चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से चैप्टर को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उनके अंदर से जो इम्पॉर्टेंट MCQs निकलते हैं, ये यहाँ पर दूसरी वीडियो में ये MCQs क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करे जाते हैं। और यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए जाते हैं। आपको खुद से क्लास नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको बने बनाए क्लास नोट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो NCERT है, चाहे वो डिटेल्ड चैप्टर वाली हो चाहे वो MCQ वाली हो, बिल्कुल फ्री है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में NCERT के MCQs या फिर NCERT के डिटेल्ड एनालिसिस के जो वीडियोस हैं उन चीज़ के लिए आप लोगों से फ़ीस चार्ज करी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर एकदम फ्री है, ठीक है। वैसे हमारे पूरा चैनल में जितना भी कोर्सेज़ हैं, जो भी है सीरीज़ चल रही हैं, वो सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। और प्लस ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, दोनों ही बच्चे इन सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब अगली सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की। तो यहाँ पर हम लोग 5 MCQs को डिस्कस करते हैं और ये हम लोग ट्रिक्स से ही पढ़ते हैं। नई ट्रिक्स होती हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आप जाके ज़रूर देखिए। अगली सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स मंथली की। यहाँ पर हम लोग पूरे मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम लोग 1 लाइनर्स में कंपाइल करके लाते हैं। तो अभी जो हमारी जो मई महीने की जो मैगज़ीन है उसमें हमने 61 लाइनर में इसको कंप्लीट करा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और मेंस टॉपिक्स के लिए जो बच्चे मेंस की तैयारी में शुरू से ही लग जाते हैं, उनके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट मेंस के टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारी 18वीं लोकसभा नई चुनी गई है, नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहाँ पर भी हमने प्रधानमंत्री टॉपिक को लेकर के इसको डिस्कस करा है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी डिस्कस करे हैं, तो आप ये भी सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस डालते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और एक है हमारी शॉर्ट वीडियोस, यहाँ पर हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको लेकर के वीडियोस बनाई जाती हैं, जिससे कि पूरी क्लियरेंस एक ही वीडियो में हो जाती है, ठीक है। तो बस ये है हमारा चैनल के बारे में। आप चैनल में ज़रूर विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्रीज़ विच आर पार्ट ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है जो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का हिस्सा है। अब देखो ये भी वही खबर है कि अभी नई 18वीं लोकसभा बनी है ना। यहाँ पे कैबिनेट के मिनिस्टर्स को चुना गया है, आपको पता होगा पूरा कैबिनेट फिर से बनाया गया है ना। सारे मंत्रालयों में पोर्टफोलियोज़ जो है नए बने हैं। तो बस ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब कुछ दिनों पहले ये वाली अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी है, जो बीजेपी है ना, जो बीजेपी आई है इस बार, वो पूर्ण बहुमत से नहीं आई है, ठीक है ना। एनडीए ने इस बार अलायंस के साथ अपनी सरकार बनाई है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बिहार और आंध्र प्रदेश, इन 2 स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ है ना। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर जो पोर्टफोलियोज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके मिनिस्टर्स चेंज हो जाएंगे, पर ऐसा ज़्यादातर नहीं देखा गया है। ये हुआ है कि मिनिस्ट्रीज़ में जो भार है वो अब कुछ ही मिनिस्ट्रीज़ में बदल गया है, लेकिन सभी में नहीं बदला है, ठीक है।
तो अब बस ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये कौन सी कैबिनेट होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी हैं, देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्या इसके अंदर होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस या पेंशन वाली आती है, या फिर ए और बी वाले आते हैं, या बी और सी वाले ऑप्शन आते हैं। तो अब देखो ये तो कई बच्चों ने पहली बार ही सुना होगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हमारे पेपर में आ जाए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर ए और बी दोनों वाले ऑप्शन है कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री और प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अब एक हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स हैं वो वही मिनिस्टर्स हैं जो पहले थे, ठीक है। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इन चारों को मिला करके क्या बोलते हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, यानी कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, ठीक है, क्या कहा जाता है। अब देखिए होम मिनिस्ट्री में पहले भी अमित शाह थे और आज भी कौन है? अमित शाह जी ही हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह जी थे पहले भी और आज भी राजनाथ सिंह जी ही हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में पहले भी कौन थी? निर्मला सीतारमन थी, ठीक है। कौन थी? निर्मला सीतारमन, और आज भी वही है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में यानी कि विदेश मंत्रालय में पहले भी जयशंकर जी थे और आज भी वही हैं, ठीक है। तो ये 4 मिनिस्ट्री आती हैं जो कि मिला करके क्या बनाती हैं? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति बनाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और अगर मैं बोलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन वाला, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने लिए रखा है, ठीक है। मोदी जी ने अपने लिए रखा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा एक हो गया है मोदी जी ने अपने लिए रखा है, दूसरा एक है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी इन्होंने खुद ही लिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ अगर स्पेस की बात करें ये इन्होंने खुद लिया है, ठीक है। और ऑल इम्पॉर्टेंट जो भी पॉलिसी के इश्यूज़ जो होंगे वो अपने लिए रखा है, और वो सारे पोर्टफोलियोज़ जो किसी और मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं वो मोदी जी ने अपने लिए रखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले यहाँ पर ये वन लाइनर देख लीजिए। ये वन लाइनर है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ इलेक्टेड पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस एज द न्यू टेम्पोररी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात यहाँ पर हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान को, सोमालिया को, डेनमार्क को, पनामा को, ग्रीस को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थाई, ठीक है, मतलब कि टेम्पोररी मेंबर्स के रूप में चुना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है, कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेवीज फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो क्या उनका नाम अमीषा राठौर है, या अनामिका सेन है, या अनामिका राजीव है, या मोनिका शर्मा है? तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है अनामिका राजीव। यहाँ अनामिका बी राजीव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये खबर थी कि ये अनामिका बी राजीव जो हैं ये पहली इंडियन वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है यहाँ पर, ठीक है। क्या बनी है? नेवी की पहली वुमेन चॉपर पायलट बनी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर एक वुमेन बनी है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और पहली वो भी क्या बनी है? वुमेन बनी है, चॉपर पायलट बनी है, यानी कि हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इनका पूरा नाम हम बोलें तो इनका पूरा नाम है सब लेफ्टिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट करके बोलते हैं, ठीक है। और ये है अनामिका बी राजीव, बी
राजीव, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ये इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनकी सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी इनकी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में इनको ये वाला जो है पद ये इनको मिला है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत ने कौन से वर्ष में, किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त किया? आपको पता है कि पहले जो हमारा इंडिया था उसमें पोलियो था, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए गए कई सालों तक, फिर जाके हमारा इंडिया को क्या मिला? पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिला। किससे मिला? WHO से मिला। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से साल में मिला है, ठीक है। तो वो मिला है 2014 में, 15 में, इसके आधे ऑप्शंस नीचे हैं, तो ये है 2013 और 16 में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये था। अच्छा, तो उसका सही आंसर है 2014 में हमारा जो देश है उसको पूरी तरह से पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या थी? देखिए न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है उसमें पोलियो ख़त्म अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर अभी भी पोलियो के केस जो हैं वो पाए जा रहे हैं। इस साल को अगर देखें ना, इस साल में 5 पोलियो के केस पाकिस्तान में आ चुके हैं। और अभी रिसेंटली एक 2 साल के छोटे से बच्चे की डेथ हो गई है वहाँ पर पोलियो से ही, ठीक है। तो ये खबर थी। तो अब देखिए एग्ज़ामिनर ये सब नहीं पूछेगा, एग्ज़ामिनर इसमें से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलियो के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो पहली बात तो ये भी आ सकता है कि हमारे देश को कब पोलियो फ्री बनाया गया, तो वो 2014 है, ठीक है। दूसरा ये पूछ सकता है कि जो पोलियो है क्या वो बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर वायरल है, तो वह वायरल होती है, ठीक है। क्या होती है? वायरल डिजीज़ है। यहाँ पर पोलियो के मेनली 3 स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 स्ट्रेन्स होते हैं। कौन कौन से? वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस 3 करके 3 होते हैं। तीनों में ही थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। आपको पता होगा पोलियो में क्या होता है, पोलियो में पैरालिसिस होता है हाथ पैरों का, ठीक है ना, क्योंकि ये किसको अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये ट्रांसमिट यानी कि फैलता किस तरह से है, तो ये फैलता है फीकल ओरल रूट से, ठीक है ना। फीकल ओरल रूट से ये फैलता है, यानी कि अगर गंदी चीज़ें लेटरिंग वेटरिंग अगर मुंह में चली जाए, ये इस तरह के रूट से, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को गंदगी में कभी नहीं खेलने देना चाहिए, उनका साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पोलियो है ये 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर फैलता है, तो उनका ही ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे किसको? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। डायरेक्ट कहाँ जाके अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। तो अगर ये ब्रेन में चला गया, ब्रेन का पैरालिसिस अगर हो गया है ना, लकवा अगर ब्रेन में आ गया यानी दिमाग में आ गया, तो ये क्या होती है? इस चीज़ से फेटल ये साबित होता है, यानी कि मौत भी हो सकती है उस बच्चे की, जैसा कि अभी पाकिस्तान में ऐसा केस आया। तो हमें पोलियो के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब पोलियो, अब क्या जो पोलियो है क्या वो प्रिवेंटेबल है? अब देखो इसका ना कोई क्योर नहीं है, मतलब कि क्योर का मतलब है कि अगर किसी को पोलियो हो जाए तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, हम पोलियो ना हो ये हम कोशिश कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण, ठीक है ना, जो कि घरों में आते हैं, हर घर में आते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चे के लिए आपको पता होगा ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए आते हैं। तो बस ये वही है इम्यूनाइजेशन, कि उस बच्चे का इम्यूनाइजेशन कर दिया जाए, पहले से ही उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बना दी जाए कि उसको ये वायरस इन्फेक्ट ही ना कर सके, ठीक है। 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, तो वो है कि वैक्सीन 2 तरह की है यहाँ पर। वैक्सीन मतलब टीकाकरण, एक तो है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ पर है 1 लाइनर। देखिए
वन लाइनर में क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 IIT खड़गपुर हैज़ बिकम द 4th बेस्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। अब यहाँ पर लेटेस्ट बिल्कुल अभी नई मतलब नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर आई है 2025 के लिए, तो उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो IIT खड़गपुर है, यानी IIT खड़गपुर जो है वो देश का चौथा मतलब 4th नंबर का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान हो गया है। तो ऐसी रैंकिंग पूछी जा सकती है कि कौन सी रैंकिंग के अनुसार IIT खड़गपुर को 4th नंबर का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, ये है इंडिया हैज़ इलेक्टेड हाउ मैनी वुमेन MPs टू लोकसभा इन 2024 के जनरल इलेक्शंस में। ठीक है, 2024 में आपको पता है 18वीं लोकसभा भी बनी है नई, तो उस लोकसभा में जो संसद की जो महिला सदस्यों की कुल संख्या है वो कितनी है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या वो 52 है, 74 है, 72 है या 69 है, कितनी है? तो उसका सही आंसर है कि अभी जो महिलाएं आई हैं चुन करके, तो वो है 74 MPs आई हैं। ठीक है, अब देखो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 2019 में हमारे यहाँ पर जो महिलाएं थीं, अब 2024 में उनमें से, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आई है? 74 वुमेन MPs आई हैं। 2019 से अगर देखें तो इस बार 4 वुमेन कम आई हैं। ठीक है ना, और आई कितनी है? वो आई हैं 74 आई हैं, और 2019 से हमने यहाँ पे कंपेयर करा है 2024 में जो आई हैं तो वो 4 कम आई हैं। और अगर हम लोग 1952 यानी कि 1952 से कंपेयर करें तो कितनी है? तो यहाँ पर 52 ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ है लोअर हाउस में अगर देखा जाए तो टोटल स्ट्रेंथ की परसेंटेज भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो वो कितनी है? ये है 13.63% है। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा है, ठीक है ना, तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 13% हमारी वुमेन यानी कि महिलाएं बनाती हैं। अब वो इलेक्ट कितनी हुई है? वो हुई है 74, तो 74 कितना हो गया? ये हो गया 13.63%, जो हमारी पूरी लोकसभा है उसका 13.63%। और अगर और बाकी देशों में अगर देखें, जैसे कि अगर देखें हम लोग साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में है 46% यहाँ पर महिलाएं हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें यूनाइटेड किंगडम में देखें तो 35% वहाँ पर महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं। और अगर हम देखें US यानी अमेरिका में अगर देखें तो 29% वहाँ पर महिलाएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी महिलाओं के प्रतिशत जो है कम है। ठीक है, और इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी जो थी वो हमारे देश की पहली ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, यानी कि प्रधानमंत्री थी। ठीक है, क्या थी? इंडिया की पहली ओनली वुमेन। उनके बाद आज तक कोई भी महिला हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी है, तो इंदिरा गांधी हमारे देश की ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, करेंटली हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। अब देखो यहाँ पूछा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अभी फिर से वही बात है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, नई सरकार चुनी गई है। उन सरकारों में यहाँ पर जो बीजेपी के साथ जो अलायंस में आई है वो बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य की सरकारें यहाँ पर उनकी पार्टीज़ यहाँ पर चुनकर आई हैं। तो इन दोनों की ही डिमांड जो है पहले से पुराने टाइम से क्या रही है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। ठीक है ना, तो बस यही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अभी फ़िलहाल में करेंटली अगर देखा जाए तो हमारे वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है? क्या 10 को है, 11 को है, 12 को है या फिर 5 को है? तो इसका सही आंसर है कि ये 11 राज्यों को है।
तो देखो यहाँ पर इन सभी जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 11 राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अभी वर्तमान में दे रखा है, प्रेजेंटली भी है, तो वो कौन कौन से स्टेट है? एक है जम्मू कश्मीर, ठीक है, सेकंड हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, थर्ड हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया सिक्किम हो गया। फिर यहाँ से पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उसके सारे स्टेट आते हैं इसके अंदर, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, ये सारे आ गए। और एक है तेलंगाना जो कि 2014 में बना था, आपको पता होगा, तो उसको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बिहार अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुका है, आंध्र प्रदेश भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुका है, तो इनकी मेन डिमांड ही ये है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो आने वाले जितने भी हमारे एग्ज़ाम होंगे उनमें से विशेष श्रेणी के दर्जे से जो भी प्रश्न बनेंगे इम्पॉर्टेंट वो हम लोग डिस्कस करें, और एक वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, बहुत जल्दी हम उसे अपलोड कर देंगे और आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब वन लाइनर देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बिस्लेरी लिमोनाटा। यानी कि जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं आदित्य रॉय कपूर, ठीक है ना, आपको पता होगा बॉलीवुड के अभिनेता हैं आदित्य रॉय कपूर, उनको बिस्लेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट खबर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सामी फिनलैंड और रशिया, मालधारी गुजरात, गुज्जर्स तमिलनाडु, और मसाई केन्या और तंजानिया। अब यहाँ पर ये सारी ट्राइब्स हैं, यानी कि जनजातियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सारे एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये जनजातियाँ जो ट्राइब्स हैं पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर खबर क्या थी, इसका जो सही आंसर है वो है गुज्जर, क्योंकि गुज्जर तमिलनाडु में नहीं होते, ठीक है। गुज्जर कहाँ होते हैं, गुज्जर होते हैं जम्मू कश्मीर वाले इलाके में होते हैं, राजस्थान में होते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पर ना हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि गलत पूछा है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं आएगा, तमिलनाडु में नहीं होते गुज्जर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सामी। तो सामी जो ट्राइब है ये नॉर्दर्न यूरोप की ट्राइब है ना, यानी उत्तरी यूरोप की ट्राइब है। तो ये लोग जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, अब उत्तरी यूरोप में फिनलैंड भी पड़ता है और रशिया भी पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे कि नॉर्वे हो गया, है ना, नॉर्वे कंट्री भी वहीं है, और स्वीडन भी वहीं पर है। तो बस वहाँ पर ठंडे इलाकों में सामी ट्राइब पाई जाती है। और ये लोग करते क्या हैं, ये लोग रेनडियर्स को पालते हैं ना, जो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे वो मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो उसमें जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो अपना रथ चला कर आते हैं, तो वो रेनडियर्स भी होते हैं वो, है ना, तो वही वाले जानवर ये उनको पालते हैं। अब सेकंड है मालधारी, जो कि गुजरात में पाए जाते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो मालधारी कहाँ पाए जाते हैं, ये गुजरात में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो गुज्जर्स हैं ये तमिलनाडु में नहीं पाए जाते, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, हमारा जो राजस्थान है वहाँ पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक है मसाई ट्राइब को अगर देखा जाए तो मसाई ट्राइब ये अफ्रीका कंटिनेंट में पाई जाती है, अफ्रीका कंटिनेंट के ईस्ट में, ईस्ट मतलब कि क्या हो गया, पूर्व में। तो वहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर है केन्या और तंजानिया। तो ये दो कंट्रीज़ हो गई हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमने कैसे बनाया, तो यहाँ पर एक खबर, अभी एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया में ये जो पैस्टोरलिस्ट है, पैस्टोरलिस्ट मतलब कि जो चरवाहे होते हैं, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बोलती है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भारत के चरवाहे हैं उनके लैंड को लेकर, यानी कि ज़मीनों को लेकर के उनके जो अधिकार हैं
वो खतरे में हैं, ठीक है ना, उनके अधिकार नहीं बचे हैं। क्यों? क्योंकि सारी ज़मीनों पर क्या हो रही है, खेती हो रही है, शहरीकरण हो रहा है। तो बस हमने यही वाली फिर क्या बनाया, ये क्वेश्चन बनाया कि ये वाली ट्राइब्स पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये लोग भी यही चरवाहे, नोमैडिक्स और पैस्टोरलिस्ट हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा पीएम किसान निधि का है। देखो इससे पहले ना हम ये कर लेते हैं यहाँ पर कि ये है 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम जून 15 से जून 21 में 2024 मुंबई में होगा, ठीक है। तो 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जून से 21 जून को होगा 2024 तक, ठीक है। तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते जाइए साथ के साथ। चलिए अब यहाँ पर अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है पीएम किसान निधि को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग द पीएम किसान निधि योजना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीएम किसान निधि योजना के संबंध में गलत है? तो क्या ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, या फिर ये इनकम सपोर्ट देता है 6,000 रुपये पर ईयर की और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देता है, या फिर जो हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि जो भारतीय किसान हैं उनके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो गलत है यहाँ पर सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे जो किसान हैं, भारत के किसान हैं, उनके लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं है, इनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीएम किसान निधि योजना न्यूज़ में थी, क्यों है? क्योंकि जब हमारी अभी नई सरकार बनी है ना, जो पीएम मोदी का जो नया कैबिनेट बना है, नई गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, 9.3 करोड़ रुपए का हमारे देश के जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, है ना, और उनके लिए पीएम किसान निधि योजना में इतने रुपए का आवंटन करा है, और ये है उनकी 17वीं इंस्टॉलमेंट दिया है, ठीक है। अब जब सरकार ने पहला काम ही ये करा है, तो आने वाले जो आसपास के जो एग्ज़ाम हैं उसमें पीएम किसान निधि योजना के बारे में पूछा जा सकता है। तो बस अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पीएम किसान निधि योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत क्यों है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो योजना है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि 100% जो फंडिंग होगी, जो पैसा दिया जाएगा, वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ पर पूरे साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और ये 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। और ये योजना शुरू कब हुई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2018 को ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है। और ये किनको दी जाती है? हमारे देश के फार्मर्स को दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक फैमिली, जो एक परिवार है, उसको डिफ़ाइन कैसे करा गया है कि परिवार किसको मानेंगे? तो यहाँ पर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और उनके माइनर चिल्ड्रन। माइनर चिल्ड्रन से क्या मतलब है? माइनर चिल्ड्रन से मतलब है वो बच्चे जो कि 18 साल से छोटे होते हैं। 18 साल से छोटे बच्चे मम्मी पापा के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो बस ऐसी वाली फैमिली को यहाँ पर फैमिली बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है, जहाँ पर लिखा है कि कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई सारे लोगों को बाहर भी निकाला गया है। अब वो कौन से लोग हैं? जैसे कि देखिए ऐसे कई किसान होते हैं जो कि मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, या फिर स्टेट मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, है ना, या फिर लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, या राज्यसभा के भी मेंबर बन जाते हैं, या फिर अपने ही राज्यों से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं, या फिर मेयर्स बन जाते हैं, ठीक है ना।
तो उन सबको यहाँ से बाहर रखा है, ठीक है ना। या फिर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी सरकारी नौकरी में है ना, जो भी या तो सर्विंग है या फिर रिटायर्ड हो चुका है सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो उन सभी को यहाँ से बाहर रखा गया है, ठीक है ना। चाहे कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो, मतलब ऐसे जो बड़े बड़े पदों पर जो लोग होते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो ऐसे किसी राज्य के किसी भी उससे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको बाहर रखा गया है। अगर ऐसा कोई किसान है तो यहाँ पर उसे बाहर रखा जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये हमारे 8 क्वेश्चन और प्लस ये जो 1 लाइनर्स हैं ये अच्छे लगे होंगे और समझ में अच्छे से आए होंगे। सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से डिस्कस भी किए हमारे साथ। और अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।